वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम यूपी टेट साइंस 2016 का जो अपर प्राइमरी में पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखेंगे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें। शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी ये चैनल आगे ग्रो कर पाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं 2016 साइंस पेपर का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करती है। अभी ये आपको याद करना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कक्षाओं का अभिविन्यास। जैसे हमारे ब्लॉक होते हैं एस पी डी है ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, पी ब्लॉक में 6 और डी ब्लॉक में 10 और एफ ब्लॉक में 14। तो उनका अभिविन्यास करना ही मैग्नेटिक क्वांटम के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, ये हमें बताना है। तो सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से ये होता है। विटामिन सी का आप बताएंगे दूसरा नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये याद रखिए क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ये भी नाम याद रखने होंगे, पूछे जाते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जो दांतों की समस्या, मसूड़ों का फूलना, वो सब विटामिन सी के अंदर ही आता है। विटामिन ए के अंदर कौन सी बीमारी आ जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, जो आपकी रतौंधी होती है, आंख से कम दिखना, वो विटामिन ए की वजह से हो जाएगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है, जो हमारा रक्त है, जो ब्लड है, उसकी क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड का थक्का जमने लगता है, प्लेटलेट्स की कमी की वजह से ये हो जाता है। तो विटामिन के उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। और विटामिन के की कमी की जब ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है तो उस समय कौन सा प्रोटीन जो है वो उसमें मदद करता है, वो होता है आपका हेपेरिन। याद रखिए, हेपेरिन जो प्रोटीन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में आपकी मदद करता है। उसके बाद अगर मैं विटामिन डी की बात करूं तो विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, रिकेट होता है, जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं क्या कि हमें सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए, विटामिन डी की कमी ना हो। हमारे अंदर विटामिन डी होता है, सिर्फ एक्टिवेट होता है, ये अंदर से ही जनरेट होता है हमारे अंदर विटामिन डी, हम बाहर से नहीं लेते, अंदर से जनरेट हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में एक्टिवेट हो जाता है। तो हमें सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए ताकि हमारी हड्डियां स्वस्थ रहें। तो विटामिन डी याद रखेंगे, दूसरा नाम क्या बताया था, कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज वीक एसिड। इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है, ये हमें बताना है। और ये हमने पहले भी कराया। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है। अगर मैं सल्फ्रिक एसिड की बात करूं, H2SO4, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो सल्फ्रिक एसिड भी आंसर नहीं होगा। सेम ऐसे जो नाइट्रिक एसिड होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HNO3। नाइट्रिक एसिड भी याद रखेंगे, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितने भी प्राकृतिक अम्ल होते हैं, जो प्राकृतिक आपके फलों में पाए जाते हैं, वो कैसे आमतौर पर कैसे होंगे, वो वीक एसिड होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सिट्रिक एसिड, जो कि हमारे लेमन वगैरह में जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, और ये वीक एसिड होगा। बाकी आप ये भी याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच साइंटिस्ट वॉज डेवलप्ड की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित किया था, ये हमें बताना है। तो ये आपको याद ही करना होगा, और यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉन रे। जॉन रे ने ही जंतुओं को पहचानने के लिए तालिका विकसित की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सीडलेस फ्रूट आर ऑफ नो यूज इन। बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है। देखिए, सीडलेस फ्रूट कौन से होते हैं, जिनमें जनन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं करते,
वो फ्रूट जो फर्टिलाइजेशन नहीं करते वो आपके सीडलेस फ्रूट होते हैं, उनमें क्या होता है, पोलिनेशन होता है। क्या होता है, पोलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो वो सीडलेस फ्रूट होते हैं। आप ये मत समझिएगा कि उनके अंदर बीज नहीं होते, बीज तो होते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उनके अंदर क्या होता है, पोलिनेशन होता है, तो वो आपके सीडलेस फ्रूट होंगे। टमाटो, बनाना, ग्रेप्स, ये सारे के सारे आपके सीडलेस फ्रूट हैं, याद रखिएगा। वाटरमेलन, उसके अंदर बीज बहुत सारे हैं, तो ये मत सोचना कि वो सीडलेस फ्रूट नहीं है, वो सीडलेस फ्रूट है क्योंकि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। क्या होता है वहाँ पर, पोलिनेशन होता है, चाहे वो वाहे हो, ठीक है, किसी भी माध्यम से हुआ हो, तो वहाँ पर पोलिनेशन होता है। तो टमाटो, बनाना, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ये सब आपके सीडलेस फ्रूट हैं, तो आर नो यूज इन कोकोनट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आपका, कोकोनट, नारियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइबर्स ऑफ कॉटन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कपास के रेशे होते हैं वो प्राप्त होते हैं कहाँ से, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सीड कोट, बीज चोल में से जो है वो हमें कॉटन का फाइबर प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म, जो रेशम कीट होता है वो किस अवस्था से, उसकी किस अवस्था से हमें रेशम प्राप्त होता है, तो वो आप याद रखेंगे प्यूपा। प्यूपा की जो स्टेज होती है उसमें जो है वो हम सिल्क को ऑब्टेन कर लेते हैं उस सिल्क वॉर्म में से, और याद रखिए उसके बाद जो लार्वा होता है, लार्वे से क्या होता है, वो आपका कैटरपिलर, जो आपका इंसेक्ट होगा, जो आपका कीड़ा मकोड़ा होगा, वो तो बाद में बाहर आ जाएगा, तो लार्वा नहीं होगा। याद रखिए लार्वा की स्टेज में क्या होता है, जो अंडा जो होता है ना वो हैच कर जाता है, फट जाता है, और वहाँ से जो कैटरपिलर है, जो कीड़ा मकोड़ा है, वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जब प्यूपा की स्टेज होती है, उस स्टेज में ही क्या होता है, हम सिल्क को वहाँ से निकालते हैं, ऑब्टेन्ड करते हैं सिल्क वॉर्म में से, तो कौन सी स्टेज होगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विविपेरी जर्मिनेशन आर फाउंड इन पित्तस्थय अंकुरण विशेषता है किसकी, ये हमें बताना है। देखिए विविपेरी जर्मिनेशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब टमाटर को काट देते हैं तो कभी कभी हमें उसकी सीड में से ही क्या होता है, स्टेम निकलती हुई दिखाई देती हैं, अंकुरण होता है। जैसी ऐसी आप देखेंगे नींबू को अगर आप काट के ऐसी रख देंगे तो उसके अंदर की जो सीड है ना वो अंकुरित होने लगती हैं, वही क्या होता है आपका विविपेरी जर्मिनेशन होता है, जो हमें टमाटो और लेमन में देखने को मिलता है। और सेम इस प्रकार का जर्मिनेशन, अंकुरण हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, मैंग्रोव प्लांट में मिलता है, जो हमारे पश्चिम बंगाल के आसपास पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पर सही, मैंग्रोव पौधे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, HIV मेनली इन्फेक्ट, HIV जो होती है वो मुख्यतः संक्रमित करता है क्या, याद रखेंगे, इसको याद ही रखना है, ये हमारी इम्यून सिस्टम को बेकार करता है, हमें जल्दी जल्दी बीमारियां होने लगती हैं, और बीमारियों से जो हमें बचाता है वो क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हेल्पर लिम्फोसाइट, उसी को इफेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम होता है किसकी वजह से, ये हमें बताना है। यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, 21वें गुणसूत्र की जो त्रिसूत्रता होती है उसकी वजह से ये होता है। यहाँ पर डबल एक्स की जगह क्या हो जाता है, फीमेल के अंदर ट्रिपल एक्स हो जाता है, तो ये डाउन सिंड्रोम होता है किसकी वजह से, जब 3x क्रोमोसोम हो जाते हैं 21 पेयर में, तो यही यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लांट कीप इट स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे, निम्न में से किस पौधे के जो रंध्र होते हैं दिन में तो बंद होते हैं लेकिन रात में खुले होते हैं। देखिए जो स्टोमेटा होते हैं वो हमारे ट्रांसपिरेशन, पानी का बाहर जाना, गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं, और पानी जो ट्रांसपिरेशन होता है, भाप बनकर पानी निकलता है, वो स्टोमेटा के माध्यम से ही होता है। अब दिन के समय बंद किस में होगा, जिन्हें पानी नहीं निकालना बाहर, और पानी किन्हें बाहर नहीं निकालना होगा, जो आपके रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते होंगे, उन पौधों को पानी नहीं निकालना होगा, तो उनमें जो स्टोमेटा है, जो रंध्र है, वो दिन के समय बंद होगा और रात के समय खुलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा आपका, कैक्टस, यही रेगिस्तान में पाया जाता है और इसी में ही ये फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? विच इक्वेशन शो द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमें बताना है। देखिए जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, खाना बनाते हैं पौधे, तो 6CO2 और 12H2O होता है, और उसी की प्रेजेंस में क्या होता है, खाना बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज होता है C6H12O6, और बाद में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। आपने देखा होगा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कब, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, और साथ में पानी भी रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर ये इक्वेशन सही है फोटोसिंथेसिस की। 6CO2 + 12H2O, ये क्या देता है हमें, 6,6H12O6 O2 और साथ में H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा पेडागोजी से क्वेश्चन है। द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल इज, शिक्षण कौशलों के एकीकरण का अर्थ क्या है? देखिए एकीकरण क्या होता है, जब हम कई शिक्षण विधियों से पढ़ाते हैं, मतलब अगर बच्चे को एक मेथड समझ में नहीं आ रहा तो हम दूसरी विधि लगाएंगे, तो वहाँ पर यूनिफिकेशन होता है अपने स्किल का सही तरीका यूज़ करना सही समय पर, वही क्या होगा, आपकी अच्छी टीचिंग स्किल होगी, उसका एकीकरण होगा। तो उससे बताना है क्या मतलब है ये हमें। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू चूज प्रॉपर टीचिंग स्किल इन वन लेसन, एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशल का चयन करना। मतलब आपके पास टीचिंग स्किल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका एकीकरण करने का मतलब यही है कि सही तरीके से सही समय पर प्रॉपर स्किल को यूज़ करना। अगर मैथ में अगर आपको कोई टॉपिक समझाना है, किसी स्किल से आप समझा रहे हैं और बच्चा उस स्किल से समझ नहीं पा रहा, तो आप दूसरे स्किल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एकीकरण का मतलब ये है कि सही समय पर सही स्किल का प्रयोग करना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी स्किल हैं और उनमें से जो सही स्किल का चयन होगा वही क्या होगा, यूनिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और ये भी हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अफेक्टिव एस्पेक्ट, कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है? ब्लूम की थ्योरी अगर याद होगी तो वहाँ से ये आंसर देना बहुत आसान होगा। ये जो एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, ये आपका भावात्मक पक्ष में नहीं होता, ये आपका संज्ञानात्मक पक्ष में होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता है। तो यही यहाँ पर बाहर हो जाएगा, एनालिसिस, विश्लेषण। ये हम भावात्मक पक्ष में नहीं करते। भावात्मक पक्ष में तो बच्चे की रुचि, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चा मूल्यों को जानता है, उनको आत्मसात करता है, ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को समझता है, वो सब आपके भावात्मक पक्ष में आ जाते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में बच्चा दिमागी खेल करता है, विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, वो सब आपके कहाँ होंगे, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यही क्या होता है, आपका भावात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है। बाकी रिसीव करना, ग्रहण करना, संगठन, ऑर्गेनाइज करना और मूल्य का स्थान देना, वैल्यूइंग करना, जो चीज़ समझी है उसको आत्मसात करना, तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, इफेक्टिव एस्पेक्ट हो जाएंगी, सिर्फ एनालिसिस को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और ये भी हमारा पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। द फर्स्ट थिंग विच इज कंसिडर इन लेसन प्लान इज, पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है, ये हमें बताना है। जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं ना, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, उसमें भी ये बताया जाता है कि जब हम उसको पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे पहले उद्देश्य क्या है आपका पढ़ाने का, क्या लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, वो डिसाइड करना होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी। उद्देश्य जो फर्स्ट थिंग होगी जब भी आप कोई लेसन प्लान कर रहे होंगे कि आपको उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, वही सबसे पहले आता है आपकी पाठ योजना में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। द वैल्यूज ऑफ साइंस फॉर नेचर इज, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है क्या? प्रकृति के लिए जो विज्ञान की मान्यता है वो क्या है, वो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चित है। कुछ भी साइंस में निश्चित नहीं है, ये मैंने बार बार बताया है। जब हम छोटे थे, बचपन में थे, कितने प्लैनेट पढ़ते थे, 9 प्लैनेट पढ़ते थे, लेकिन बाद में जो प्लूटो था उसको प्लैनेट से हटा दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ साइंस है उसका नेचर कैसा है, वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। समय के साथ चीज़ें यहाँ पर चेंज होती रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए पेडागोजी में अगर कोई डाउट है तो आप जो सीटेट में मैंने पेडागोजी समझाई है ना साइंस की, उसको फिर से देखें। उसके बाद अगर यूपी टेट में पेडागोजी आती है तो वहाँ से भी आपका कोई नंबर नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए
2019 में भले ही पेडागोजी ना आई हो, अगर मैं यूपीटेट प्रीवियस ईयर पेपरों की बात करूं तो ज़्यादातर में पेडागोजी से 4 या 5 क्वेश्चन आए हैं। तो पेडागोजी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। प्लेलिस्ट में जाकर आप पेडागोजी का सेक्शन देख सकते हैं, सीटेट वाला, वही सफिशिएंट होगा यूपीटेट के लिए भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट इज, सृजनात्मक छात्रों की क्या विशेषता होती है, ये हमें बतानी है। क्रिएटिव स्टूडेंट जो होते हैं वो हमेशा जिज्ञासु होते हैं, उनमें कुछ नया करने की हमेशा उनके दिमाग में कल्पना चलती रहती है, नया करने का कुछ उनके मन में चलता रहता है। तो जो क्वालिटी होती है क्रिएटिव स्टूडेंट की वो क्या होती है, यहाँ पर हो जाएगा आपका एंसियस, जिज्ञासु। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि न्यूमेरिक का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 50 डिग्री सेल्सियस। द चेंज इन टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल इज, निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस का है। तो केल्विन स्केल पर हमें ताप का परिवर्तन बताना है। देखिए यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मैं मान रही हूँ 50 डिग्री सेल्सियस है और उसमें चेंज हुआ कितने का, 50 डिग्री सेल्सियस का, मतलब वो बढ़कर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस केस में केल्विन में क्या परिवर्तन आएगा। अब देखिए केल्विन के लिए हम जब सेल्सियस से केल्विन बनाते हैं तो क्या करते हैं, 273 को डायरेक्ट उसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें भी मैं 273 ऐड करूंगी और इसमें भी मैं 273 ऐड करूंगी केल्विन बनाने के लिए। जब समान चीज़ें दोनों तरफ ऐड हो रही हैं तो जो परिवर्तन होगा वो अब भी कितने का ही रहेगा, 50 का रहेगा, लेकिन साइन बदल जाएगा, सेल्सियस से क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए आप इस तरह से भी समझ लीजिए, एक वैल्यू 5 है और एक वैल्यू 7 है। अब अगर मैं दोनों में 10-10 ऐड करूं, अभी अंतर 2 का है, 10-10 ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएंगी, 15-17, और इनमें अब भी अंतर कितने का रहेगा, 2 का ही रहेगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर था, टेम्परेचर में चेंज हुआ 50 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि केल्विन में दोनों तरफ समान वैल्यू ऐड होनी है। तो अभी भी टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो कितने का रहेगा, 50 का ही रहेगा, सिर्फ यूनिट बदल जाएगी, सेल्सियस से क्या हो जाएगा, केल्विन। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 3 वायर ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम, यहाँ पर 1 लिखा है, 1 ओम, 2 ohm and 3 ohm respectively are connected in parallel. The equivalent resistance of the circuit is, 3 ताप जिनका प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, बने परिपथ का हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। एक बात और आप याद रखेंगे, रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ये आपको याद रखना है, जिसे इस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जब पैरेलल में कनेक्शन होता है, पैरेलल में कनेक्शन मतलब एक रेसिस्टेंस जो है 1 ओम का ऐसे लगा है, दूसरा रेसिस्टेंस जो है वो किस तरह से लगा है, ऐसे लगा है, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से लगा है। तो ये कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं ये रेजिस्टेंस। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जितने भी प्रतिरोध उसमें लगे हुए होते हैं 1/R3। अगर वो सीरीज में होते हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, तब उस केस में R क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जब एक साथ लगे होते हैं वो सीरीज कनेक्शन होता है। लेकिन जब पैरेलल कनेक्शन होता है तब फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 रेसिस्टर लगे हुए हैं, 3 रेसिस्टेंस हैं, तो एक हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस 1/2 और एक हो जाएगा हमारा 1/3। और जब मैं इनको ऐड करूँगी तो एलसीएम नीचे 6 आएगा और ऊपर चला जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 11/6। तो यहाँ से मैं ये कहूँगी कि 1/R की वैल्यू कितनी आ गई, 11/6। और बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसी को टिक करके ऑप्शन नंबर बी को सही कर देंगे। लेकिन यहाँ पर 1/R की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें R की वैल्यू बतानी है। जब 1/R की वैल्यू 11/6 है तो R की वैल्यू क्या होगी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, R/1 हो जाएगा, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 6/11। तो यहाँ से जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 6/11 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। बहुत बच्चों का कन्फ्यूज़न था, तो याद रखिए वो 1/R की वैल्यू होगी 11/6, लेकिन अगर मैं R की वैल्यू की बात करूँ तो वो चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6/11 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसे हम t से रिप्रेजेंट करते हैं इन अ गैस इज, किसी गैस में ध्वनि की चाल v तथा गैस में परम ताप T में क्या संबंध है। और ये संबंध आपको याद ही रखना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ साउंड और एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन गैस में क्या रिलेशन होता है। इसमें जो V होता है, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, अंडर रूट टी के। और ये आपको याद रखना है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। और इसी के यहाँ से हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है कहाँ से, जब वो हाई घनत्व वाली वस्तु से कम घनत्व वाली रेयर मीडियम में जाता है, तब वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमें देखने को मिलता है। जहाँ पर क्या होती है, लाइट टकराने के बाद क्या होता है, वापस ना जाकर अंदर चली जाती है। जैसे पानी में टकराने के बाद लाइट अंदर चली गई तो वहाँ पर हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। या फिर ये मैं कहूँगी, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो आपतन कोण है, जो क्रिटिकल एंगल होता है एक हमारा, उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, तब हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्लास टू वाटर। क्योंकि जो ग्लास है वो डेंसर है, वो वाटर जो है उसके कंपैरिजन में क्या है, वो हल्का है, रेयरर है। तो ग्लास टू वाटर, कांच से जल में हमें क्या देखने को मिलेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m इज p, द काइनेटिक एनर्जी विल बी। मास m द्रव्यमान का एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो क्या होती है आपकी, हाफ mv²। ठीक है। और जो आपका मोमेंटम होता है, संवेग, जिसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी m और v। तो यहाँ पर देखिए कैसे रिलेशन हम इसको बनाएंगे। हम क्या करेंगे, जो गतिज ऊर्जा है हाफ mv², उसमें ऊपर नीचे m से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे भाग कर देंगे, तो इससे कोई फर्क तो आएगा नहीं। तो इससे अब ये क्या हो जाएगा, हाफ m²v² अपॉन m। और या फिर मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ, हाफ mv, दोनों के ऊपर एक स्क्वायर और नीचे m। और अभी मैंने बताया था, जो मोमेंटम है, जो संवेग है, वो क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। तो इस mv की जगह, यहाँ पर जो ये mv है, इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, p रख सकती हूँ। और p रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, हाफ p² अपॉन m। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमने रिलेशन निकाल दिया और यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, हाफ p² अपॉन m। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टिविटी E इज कांस्टेंट, द हीट जनरेट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रतिरोध वाले किसी प्रतिरोधक तार के सिरों का विभवांतर नियत रखने पर तार में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके, ये हमें बताना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, तो उस केस में जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/E के। तो ये रिलेशन यहाँ पर बनेगा, रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी जो हीट होती है, ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/E के। या फिर हम ये कहेंगे ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो रेजिस्टिविटी होती है वो ऊष्मा के। और इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है फिजिक्स के क्रैश कोर्स में। आप देखेंगे ना, जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है वहाँ पर मैंने सब अच्छे से समझाया कि रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्या होता है। तो फिलहाल आपको रिलेशन याद रखना है, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ई के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/E के। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा था तो 1/E हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द गिवन लॉजिक सिंबल रिप्रेजेंट, ये जो लॉजिक चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित करता है, ये हमें बताना है। तो ये हमारा एंड गेट होता है, एंड द्वार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और एंड गेट में क्या होता है, जब हम इनपुट देते हैं क्या होता है, पहला इनपुट हमारा ऑन होता है और दूसरा इनपुट हमारा ऑफ होता है। तो रिजल्ट यहाँ पर ऑफ ही आना है। या फिर पहला इनपुट अगर हमारा ऑफ होगा और दूसरा इनपुट ऑन होगा, उस केस में भी
रिजल्ट ऑफ आना है। जब दोनों इनपुट हमारे क्या होंगे, ऑफ होंगे, तो रिजल्ट भी ऑफ ही आएगा। या फिर जब दोनों इनपुट हमारे ऑन होंगे तो उस केस में ही रिजल्ट जो है वो आपका ऑन होता है। अन्यथा एंड गेट में कितनी भी बार एक ऑन है या एक ऑफ है या दोनों ऑफ है, हर केस में जो आउटपुट होगा वो आपका शून्य होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन जब दोनों इनपुट ऑन होंगे तभी जो आपका आउटपुट होगा वो भी ऑन होगा। तो ये चिन्ह पूछ रहा था यहाँ पर, तो सिंपल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड चिकने क्षैतिज तल पर 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। पिंड पर 10 न्यूटन का एक समान बल उत्तर दिशा में कार्य करता है। तो 2 सेकंड के बाद पिंड का अंतिम वेग बताना है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है आपका 2 kg, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है और उसकी स्टार्टिंग में शुरू में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, जो शुरू में है यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है वो 10 मीटर वेलोसिटी है। और 10 न्यूटन का नीचे से ऊपर, क्योंकि ऊपर नॉर्थ की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हमें बताना है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 2 सेकंड में। अभी बहुत शॉर्ट में बता देते हैं क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए फोर्स जो होता है वो m इंटू ए होता है। फोर्स हमारा 10 न्यूटन है और मास हमारा 2 kg है। तो यहाँ से मैं एक्सीलरेशन त्वरण बता सकती हूँ, वो कितना हो जाएगा 5, वो भी 1 सेकंड का। 2 सेकंड का कितना होगा 10। तो ये जो ऊपर है फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भी जा रहा होगा वो 10 मीटर पर सेकंड होगा और इधर भी होगा वो भी 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो इस केस में आप ये मत सोचिएगा कि 2 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड का वेग हो जाएगा उसका। यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का अंडर रूट जो वैल्यू आएगी, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम निकालेंगे। यहाँ पर जो तीसरी जो वो होगा वेलोसिटी होगी फाइनल, वो क्या होगी 10 प्लस 10 का दोनों का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100। 10 स्क्वायर कितना होगा 100 और ये भी 100, तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, ये हमारा 200 हो जाएगा। और 200 को मैं क्या बोल सकती हूँ 10√2। तो ये जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो 10√2 होगी, क्योंकि ये जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ है तो वो उत्तर तो होगा ही आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा 10√2 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है। हाइड्रोजनेशन में हमें बताना है क्या यूज़ होता है ऑयल के, तो वो होता है आपका निकल। ये इसके कठोरीकरण में, कठोर करने में उसको मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा Ni निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप देती है। विच ऑफ द फ्लोइंग गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अभी आपको सीधा सा आंसर याद करना होगा ऑप्शन नंबर 3 C2H2 एसिटिलीन जो होती है वो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ सफ़ेद अवक्षेप देती है, वाइट प्रेसिपिटेट देती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नंबर ऑफ मोल्स इन, ये इज लिख दिया है यहाँ पर इन होगा, इन 128 ग्राम ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड विल बी। 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो पहले मैं प्राप्त करूँगी क्या, SO2 का एटॉमिक मास, कि कितना इसका मास है। ठीक है, तो SO2 के एटॉमिक मास की मैं बात करूँ, पूरा भार यहाँ पर मैं बताऊँ तो वो कितना होगा ग्राम में। देखिए सल्फर जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 32 होता है, और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास 16 होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 एटम है सॉरी। तो 16 × 2 करेंगे हम, तो 16 × 2 करूँगी तो ये भी 32 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये बोलूँगी SO2 का टोटल मिलाकर जो एटॉमिक मास निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा 64 ग्राम हो जाएगा। तो अब मुझे पता है ये जो इसका मास होता है वही क्या होता है 1 मोल के बराबर होता है। तो SO2 के जो 64 ग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल को। तो मैं ये बोलूँगी कि 1 मोल के SO2 में क्या होता है 64 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं 64 ग्राम होते हैं। अब मुझे बताना है कि 128 ग्राम में कितने मोल होंगे। जब 64 ग्राम ऑफ SO2 1 मोल को बताता है तो 128 ग्राम कितनों को बताएगा, 2 मोल को बताएगा। क्यों, क्योंकि 64 का डबल क्या होता है 128, तो मोल भी डबल कर दिया, 1 का दुगना क्या हो गया 2। तो जब 64 ग्राम में 1 मोल होगा तो 128 ग्राम में सीधी सी बात है कितना मोल होगा 2 मोल होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 मोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज। देखिए जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं ना, और उनके जो सॉल्ट होते हैं, उन कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हमारे मेटल हैं और जो इनकी सॉल्ट फॉर्म होती हैं, वो क्या करती हैं, पानी को हार्ड बनाती हैं। जैसे समुद्र का पानी है कैल्शियम मैग्नीशियम, वहाँ पर जो इनके सॉल्ट होते हैं, इन धातुओं के जो सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को कठोर बनाते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, जो इन धातुओं के बाइकार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3, जो इनके बाइकार्बोनेट होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को टेम्पररी हार्ड बनाते हैं, अस्थायी रूप से कठोरता प्रदान करते हैं इनके बाइकार्बोनेट। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCO5 इज। FeCO5 में मुझे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, क्या होगी? तो मैं मानूंगी जो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है वो X है ना। अब इसको खोलते कैसे हैं, X प्लस CO, क्योंकि यहाँ पर हमारा उदासीन है तो इसकी जो ऑक्सीकरण होगी वो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। और इसके 5 एटम है, इंटू 5 करेंगे और बराबर भी हम किसके रखते हैं, 0 के। तो तब भी ये सब क्या रहना है, 0 ही रहना है। और यहाँ पर जाकर x की वैल्यू कितनी हो जानी है, 0 ही रहनी है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 0। मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे 30 क्वेश्चन। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सारे स्टूडेंट प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें।